नमस्कार, शशिकांत आज क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 क्लास 11 का अध्याय 10 भारत और उस पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव को देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5। प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है? चीन में। भारत विकास सूचक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतकों में सबसे आगे है? चीन। चीन में सर्वाधिक आबादी वाला देश है चीन। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है मिश्रित। निम्न में से विकास की सर्वाधिक विकास दर यहाँ रही? चीन। चीन में दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के केंद्रित था विस्तृत औद्योगिकरण पर। निम्न में कौन सी विशेषता चीन के अर्थव्यवस्था में होती है? विनिर्माण क्षेत्र के कारण विकास। निम्न में किस देश ने एक संतान की नीति अपनाई? चीन। 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में हुई? चीन। चीन में सुधार प्रक्रिया शुरू किया गया था अथवा चीन में ढांचागत सुधार इस वर्ष लागू किए गए? 1978। जीडीपी में क्षेत्रीय भागीदारी के रूप में भारत एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वर्तमान में अधिक निर्भर करती है क्षेत्रीय क्षेत्र पर। चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1950 में। ग्रेट लीप कार्यक्रम चीन में लागू हुआ 1958 में। अधिकतम पीसीएल किस देश में है? आंसर होगा 1950। ग्रेट लीप कार्यक्रम चीन में लागू हुआ 1958 में। अधिकतम पीसीएल किस देश में है? चीन में। अब लघुत्तरीय प्रश्न इकोनॉमिक्स का 10वां अध्याय है। पहला, क्षेत्रीय और आर्थिक समूहों के बनने के कारण दीजिए। उत्तर, पिछले लगभग 2 दशकों से वैश्वीकरण ने विश्व के प्रायः सभी देशों में 3 आर्थिक परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों के कुछ अल्पकालिक तथा कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी है। भारत भी कोई अपवाद नहीं है, अतः विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय अपनाते रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति में उन्हें क्षेत्रीय एवं आर्थिक समूह बनाना सहायक प्रतीत होता है। दूसरा क्वेश्चन, वे विभिन्न साधन कौन से हैं जिनकी सहायता से देश अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं? आंसर, निम्नलिखित साधनों के द्वारा देश अपनी घरेलू व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहला, राष्ट्र विभिन्न प्रकार का क्षेत्रीय एवं आर्थिक समूहों जैसे एशियान, सार्क, G8, G20, ब्रिक्स आदि बना रहे हैं। दूसरा, राष्ट्र आर्थिक सुधार लागू कर रहे हैं और इस तरह अन्य देशों के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं। विभिन्न राष्ट्र इस बात के लिए काफ़ी उत्सुकता दिखा रहे हैं कि वे अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। इससे उन्हें अपने पड़ोसी देशों की शक्तियों एवं कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, वे समान विकासात्मक नीतियाँ कौन सी हैं जिनका भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने विकासात्मक पथ के लिए पालन किया? आंसर होगा, भारत और पाकिस्तान के विकासात्मक पथ की समानताओं को सारांश रूप में नीचे दिया गया है। पहला, दोनों ने अपनी विकास की ओर यात्रा 1947 में एक साथ मिलती जुलती समस्याओं जैसे विभाजन की समस्या और शरणार्थियों को पुनर्वासित करने की समस्या आदि के साथ शुरू किया। भारत ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में उद्घोषित की, जबकि पाकिस्तान 1956 में अपनी मध्यकालिक योजना की उद्घोषणा की।
दोनों ने विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया। दोनों अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी का सह-अस्तित्व रहा। दोनों ही देशों में ने सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया। दोनों ही देशों ने एक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बनाया और सामाजिक विकास के लिए सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया। दोनों ही देशों ने लगभग समान समय पर आर्थिक सुधार लागू किए। पाकिस्तान ने आर्थिक सुधार 1988 में, भारत में 1991 में लागू किए। दोनों ही देशों ने आर्थिक सुधार इच्छा से नहीं, दबाव के कारण शुरू किए। अगला क्वेश्चन, 1958 में प्रारंभ की गई चीन की ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए। 1958 में चीन द्वारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को तीव्र औद्योगिकरण के द्वारा एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को अपने घर के पास उद्योग शुरू करने की प्रेरणा दी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून पद्धति शुरू की गई। कम्यून पद्धति के अनुसार लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1958 में 26,000 कम्यून थे, जिसमें समस्त कृषक शामिल थे। GLF अभियान में काफ़ी समस्याएं आई जब भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी, जिससे लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए। अगला क्वेश्चन, भारत चीन की तीव्र औद्योगिक समृद्धि 1978 में उसके सुधारों के आधार पर हुई थी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। हाँ, इस कथन से सहमत हैं कि चीन की तीव्र औद्योगिक समृद्धि 1978 में उसके सुधारों के आधार पर हुई थी। चीन में सुधार चरणों में लागू किए गए। सबसे पहले कृषि, विदेशी व्यापार और विनिवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए। कृषि क्षेत्र में कम्यून भूमि का छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिया गया, जिसे अलग अलग परिवारों में आवंटित किया गया। फिर इन सुधारों को औद्योगिक क्षेत्र तक फैलाया गया। निजी फार्म को विनिर्माण इकाइयाँ लगाने की अनुमति दे दी गई। स्थानीय लोगों और सहकारिताओं को भी उत्पादन की अनुमति दे दी गई। इस अवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र अथवा राज्य के उद्यमों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इससे दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू करनी पड़ी। इसका अर्थ यह है कि कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता था। किसानों और औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आयातें एवं निर्गतों की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे और बेचेंगे। शेष वस्तुएं बाजार कीमतों पर खरीदी और बेची जाती थी। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना किए गए। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए किए गए विकासात्मक पहलुओं का उल्लेख कीजिए। पाकिस्तान द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए किए गए विकासात्मक पहलुओं को नीचे सारांश के रूप में दिया गया है। पाकिस्तान में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया गया। 1950-1960 के दशकों में अंत में पाकिस्तान के अनेक प्रकार की नियंत्रित नीतियों का प्रारूप लागू किया गया। उक्त नीति में उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण करना तथा प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण शामिल था। हरित क्रांति के आने से नियंत्रीकरण का युग शुरू हुआ और चुनिंदा क्षेत्रों की आधारित संरचना में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भी अंत तक वृद्धि हुई। 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1970 और 1980 के दशक के अंत में अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया।
है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। मध्य पूर्व देशों को जाने वाले प्रवासियों से निरंतर पैसा मिला। 1988 में देश में सुधार शुरू किए गए। अगला क्वेश्चन, चीन में एक संतान नीति का महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है? चीन में एक संतान नीति का महत्वपूर्ण निहितार्थ नीचे दिया गया है। चीन में एक संतान नीति ने सफलतापूर्वक जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया है। कुछ दशकों के बाद चीन में युवा लोगों की तुलना में बुजुर्ग लोगों को अपनाया बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों का अनुपात बढ़ जाएगा। इस चीन कम आयातकर्ताओं के साथ अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने पर मजबूत रहेगा। अगला क्वेश्चन, चीन, पाकिस्तान और भारत के मुख्य जनसांख्यिकीय संकेतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, चीन द्वारा एक संतान नीति 1979 में अपनाए जाने के फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर 1979 के 1.33% से 2005 में 0.64% तक कम हो गया। जनसंख्या समृद्धि दर देश चीन 0.64, भारत 1.33, निम्न जनसंख्या का घनत्व चीन 138, इसमें नहीं होगा, नहीं पूछेगा, पुराना डाटा है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के विभिन्न संकेतकों का उल्लेख कीजिए। मानव विकास के विभिन्न संकेतक इस प्रकार है। क, मानव विकास सूचकांक, इसका मूल्य जितना कम हो प्रदर्शन उतना बेहतर माना जाता है तथा इसके विपरीत। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इसका उच्च मान बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत। प्रौढ़ साक्षरता दर, इसका उच्च मान बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है, इसके विपरीत। सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, इसका उच्च मान बेहतर प्रदर्शन करता है, इसके विपरीत। निर्धनता रेखा के नीचे गरीबी, एक निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन पर दर्शाता है, इसके विपरीत। शिशु मृत्यु दर, एक निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन करता है, इसके विपरीत। मातृ मृत्यु दर, एक निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है, इसके विपरीत। उत्तम जल तक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या प्रतिशत, एक उच्च स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है, इसके विपरीत। उत्तम स्वच्छता तक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या प्रतिशत, एक उच्च स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है, इसके विपरीत। नगरों में रहने वाले जनसंख्या, इसका उच्च स्तर पर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है। निर्भरता अनुपात, इसका निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है, इसके विपरीत। स्वतंत्रता संकेत की परिभाषा दीजिए। स्वतंत्रता संकेतों के कुछ उदाहरण दीजिए। यह सामाजिक और आर्थिक निर्णय लेने में जनसांख्यिकीय भागीदारी का एक सूचक है। इसके उदाहरण इस प्रकार है। सामाजिक व राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी। ख, नागरिकों के अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण की सीमा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देने के लिए संवैधानिक सीमा। उन विभिन्न कारकों का मूल्यांकन कीजिए जिनके आधार पर चीन में आर्थिक विकास की तीव्र आर्थिक विकास हुई।
उत्तर GLF अभियान 1958 में एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकीकरण करना था। इसके अंतर्गत लोगों को अपने घर के पास उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया गया। 1958 में 26,000 कम्युन थे, जिनमें प्रायः समस्त कृषक शामिल थे। महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति 1965 में माओ ने महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति का आरंभ किया। छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा। 1978 में आर्थिक सुधार। संप्रति चीन में जो तेज औद्योगिक समृद्धि हो रही है, उसकी जड़ें 1978 में लागू किए गए सुधारों में खोज की जा सकती है। प्रारंभिक चरण में कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए। बाद के चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आरंभ किए गए। दोहरी कीमत प्रणाली सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारण प्रणाली लागू की गई। इसके अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। पाकिस्तान में धीमी समृद्धि तथा पुनर्निर्धारणता के कारण बताइए। पाकिस्तान में धीमी समृद्धि तथा निर्धारणता के पुनर्निर्धारणता के निम्नलिखित कारण हैं। कृषि समृद्धि और खाद्य पूर्ति तकनीकी परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित न होकर अच्छी फसल पर आधारित था। जब फसल अच्छी नहीं होती तो आर्थिक संकेतक नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाते थे। पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी मुद्रा। मध्य पूर्व में काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों की आय प्रेषण अति अस्थिर कृषि उत्पाद के निर्यात से प्राप्त होती है। विदेशी ऋणों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर पुराने ऋणों को चुकाने में कठिनाई बढ़ती जा रही थी। आज इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।